हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि गेट का एग्ज़ाम एकदम पास आ गया है। 5 फरवरी को हमारा गेट का एग्ज़ाम होने वाला है और आप लोगों की प्रिपरेशन आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। तो उसी में थोड़ा सा ऐड करने के लिए ये सीरीज़ लेके आ रहा हूँ मैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या किस टाइप के क्वेश्चंस आजकल एग्ज़ाम में आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए गेट में एग्ज़ाम को, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। यहाँ पे दिया गया है आपको कि कोई कंडक्टिविटी सेल है जिसमें 0.02 मोलर का KCl सॉल्यूशन भरा हुआ है और जिसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो 0.2 साइमन पर मीटर है और उसका रेजिस्टेंस जो है वो 80 ओम है 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो 1 बाय 1 करके हम इसको एक बार लिख लेते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या हुआ 0.02 मोलर। उसके बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम लोग जनरली यूनिट से कंसिडर करते हैं, कैसे होता है, ये कप्पा दिया हुआ है, ये हो जाएगा 0.2 साइमन पर मीटर। उसके बाद फिर रेजिस्टेंस की बात करें तो 80 ओम दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि सेल लेंथ क्या होगी, सेल कांस्टेंट जैसे हम बोलते हैं। तो सेल कांस्टेंट को जनरली हम लोग दिखाते हैं L/A से और ये पूछ रहा है कि जब दूसरा सॉल्यूशन अगर ये सॉल्यूशन अगर यहाँ पे कोई दूसरा सॉल्यूशन जब भरा जाता है तो सेल लेंथ क्या होगा। तो हाँ, एक चीज़ जनरली जो मैं आपको बता दूं कि सेल लेंथ कभी भी सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। जो सेल कांस्टेंट इसके लिए होगा वही सेल कांस्टेंट दूसरे वाले सॉल्यूशन के लिए भी होगा। तो जनरली हम पढ़ते हैं सेल कांस्टेंट के लिए हमने एक फार्मूला हम जानते हैं रेजिस्टेंस का एक फार्मूला कि R इज इक्वल्स टू क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो L/A, ठीक है। रो को अगर हम इधर करें तो क्या हो जाएगा 1 बाई रो इज इक्वल्स टू 1 बाई R और साथ में L/A। 1 बाई रो को क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टिविटी, और इसको साथ में क्योंकि रेजिस्टेंस दिया है तो कंडक्टेंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, साथ में L/A। कप्पा की क्या वैल्यू दी गई है, कप्पा की वैल्यू दी गई है 0.2 साइमन पर मीटर, 0.2 साइमन पर मीटर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 80 ओम। तो 80 ओम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइमन इनवर्स इंटू L/A। तो यहाँ से जब हम L/A की वैल्यू को कंसिडर कैलकुलेट करेंगे तो L/A इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0.2 साइमन पर मीटर इंटू 80 साइमन इनवर्स। साइमन से साइमन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हमें मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 16 मीटर इनवर्स जो होगा वो हमें क्या सेल कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे हमें स्टैंडर्ड EMF दिया गया है किसी सेल का, जो है नोट करते हैं क्या क्या दिया गया है हमें। अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस पे हमें क्या दिया गया है, 20 डिग्री सेल्सियस पे जो ई की वैल्यू दी गई है वो E0 सेल की वैल्यू दी गई है वो है प्लस 0.2699, ठीक। और फिर हमें दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस पे। 30 डिग्री सेल्सियस पे जो वैल्यू दी गई है E0 सेल की वो क्या दी गई है, वो दी गई है प्लस 0.2669 वोल्ट, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि एंट्रोपी कैसी होगी, यहाँ पे एंट्रोपी जीरो होगी कि पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। तो एक चीज़ हम जनरली पढ़ते हैं जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे जो डेल्टा एस की का फॉर्मूला होता है, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू होता है NF del E बाई del T, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्योंकि N और F की कोई बात हो नहीं रही है तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं कि डेल्टा एस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डेल E बाई डेल T के, ठीक है। अब एक चीज़ या तो अगर आपको डायरेक्टली पता हो कि कैसे यहाँ पे हमें जो डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होती है तब कैसा रिलेशनशिप होता है, या फिर आप यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ को रख के भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे हम कर देते हैं E2 माइनस E1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक। अब हम E2 को कंसिडर करते हैं, मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस वाले को हम E2 मानते हैं तो क्या हो जाएगा 0.2669 माइनस E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 सेकेंड यहाँ पर
फिर से हम वैल्यूज़ को रखते हैं। अगर हम देखेंगे तो जो E2 की वैल्यू हमने क्या रखा, 0.2669 माइनस 0.2699 अपॉन, अगर हमने E2 को ये कंसिडर किया है तो यहाँ पे T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री, या तो फिर हम इसको केल्विन में कर लेते हैं। अगर हम 30 में 273 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 303 केल्विन माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 293 केल्विन। ठीक है, यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक चीज़, क्योंकि पहली वैल्यू जो है वो कम है, बाद वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ से जो टोटल वैल्यू आएगी वो एक नेगेटिव आएगी, वहाँ से हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो डेल्टा एस की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो क्या होगी, वो एक नेगेटिव वैल्यू होगी। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है, हमारा ऑप्शन सी सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया गया है कि आपको 3 कंडीशंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन तीनों कंडीशंस में क्या क्या सही है। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आपको आपके कई कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पहली चीज़ जो यहाँ से आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जब भी हम लोग मेटालिक कंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है, मेटालिक कंडक्टर के केस में, मेटालिक कंडक्टर के केस में एज टेम्परेचर इंक्रीजेज कंडक्टेंस जो होता है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि कर्नल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर के केस में। और दूसरा जो हम दूसरी चीज़ पढ़ते हैं, अगर हमें ध्यान देखें यहीं पे, कि जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होता है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के केस में क्या होता है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, क्योंकि आयंस जो होते हैं वो फ्री होके मूव करने लगते हैं। तो पहले केस में क्या दिया गया है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें, पहले केस में क्या दिया गया है कि सिल्वर वायर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर और सेम वायर 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्योंकि यहाँ पे वायर की बात हो रही है तो यहाँ पे तो आयंस होंगे नहीं, तो आयंस को हमें यहाँ पे देखना नहीं है। तो ये कौन सा केस हुआ, ये हुआ एक मेटालिक कंडक्टर का केस। और मेटालिक कंडक्टर के केस में एज टेम्परेचर इंक्रीजेज कंडक्टेंस जो होता है वो डिक्रीज करता है। तो कंडक्टेंस यहाँ पे जिस पे टेम्परेचर कम होगा उसकी ज़्यादा होगी, तो ए वाले के यहाँ पे कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है कि किसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस पहले वाले केस में हमें क्या मिला कि पहले वाले केस में हमें ए की कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। दूसरे केस में हम आते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है कि NH4OH सॉल्यूशन का 20 डिग्री सेल्सियस पे और सेम सॉल्यूशन 50 डिग्री सेल्सियस पे। क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो ये कैसा ये एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होगा। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे वैसे क्या होता है, कंडक्टेंस इंक्रीज करती है, उसका कंडक्शन वैसे ही बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या सही होगा, यहाँ पे डी वाला, इसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक, तीसरे केस पे आते हैं। यहाँ पे आपको 2 सॉल्यूशन दिया गया है, 0.1 मोलर का और 1 मोलर का। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं या भी जब भी हम क्या बोलते हैं कंडक्शन अगर हम बढ़ाएं, कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन की बात करें, तो एज डाइल्यूशन इंक्रीजेज क्या होता है, कंडक्टेंस इंक्रीजेज। यहाँ पे मैंने कंडक्टिविटी लिखा था, कंडक्टेंस की बात यहाँ पे हमें करनी है, तो सेम ही चीज़ है, बस यहाँ पे आपको देना है कि कंडक्टेंस की बात होगी, कंडक्टेंस और कंडक्टेंस। एज डाइल्यूशन इंक्रीजेज कंडक्टेंस इंक्रीजेज। या फिर दूसरे टर्म्स में भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं उसकी कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पे क्योंकि 0.1 मोलर सॉल्यूशन है, यहाँ पे 1 मोलर सॉल्यूशन है, कौन सा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ई वाला ज़्यादा डाइल्यूट है, इसीलिए इसकी कंडक्टेंस या इसका इस केस में कंडक्शन जो होगा ज़्यादा होगा। तो ए फिर डी और फिर ई, ये सही है। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन डी होता है वो सही हो जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये एक MSQ क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है ये एक MSQ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। आपको पता है गेट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं। जो दिया गया है पहले हम उसको नोट करते हैं, फिर 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 मोलर वीक एसिड।
कंसंट्रेशन कितनी दी गई 0.1 मोलर, ठीक है। और इसका जो रेजिस्टेंस दिया गया है R की जो वैल्यू दी गई है वो है 2 × 10⁻³ ओम, ठीक है। सेल कांस्टेंट की जो वैल्यू दी गई है वो क्या दी गई है L/A इज इक्वल्स टू 0.78 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। और जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब जो लैम्डा m नॉट की या लैम्डा m इनफाइनाइट जो भी आप बोलो, इसकी जो वैल्यू दी गई है वो है 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। इतनी वैल्यूज हमें दी गई है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमें ये चारों चीज़ें निकाल के देखनी होंगी कि पीएच ऑफ एसिड क्या होगा, पीके क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और पीएच। सबसे पहले हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं, क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के बाद ही हमें पीएच भी पता चलेगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का हमें एक फॉर्मूला पता होता है कि अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है लैम्डा m, अल्फा इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस सॉल्यूशन का और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिलता है। हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो मोलर कंडक्टेंस दिया गया है, लेकिन हमें सॉल्यूशन का नहीं पता, तो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो लैम्डा m इज इक्वल्स टू क्या होता है कप्पा अपॉन सी, यहाँ पे कप्पा क्या है कंडक्टिविटी है, हमें कप्पा भी नहीं दिया गया है तो हम कोई बात नहीं, कप्पा का फॉर्मूला हमें पता ही है, तो हम यहाँ पे 1/c को बाहर कर देंगे। और कप्पा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंडक्टेंस इंटू L/A, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टेंस नहीं दिया गया है तो हम रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखेंगे 1/R इंटू L/A, ठीक है। कंडक्टिविटी का अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊँ तो कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू G L/A, तो G को ही हमने यहाँ पे 1/R लिखा है, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू जो रखते हैं तो 1/C की वैल्यू कितनी दी गई 0.1 मोलर, और साथ में मोलर 1/R की वैल्यू क्या दी गई है 2 × 10⁻³ ओम इंटू L/A की वैल्यू क्या दी गई है 0.78 पर सेंटीमीटर, ठीक है। आप यूनिट्स को भी साथ में रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प होती है उससे, अभी आगे हम देखेंगे कैसे। अगर इसको हम कंटिन्यू करें तो यहाँ पे क्या हो गया 1/0.1, इसको हम क्या लिख सकते हैं मोल पर लीटर, साथ में हमें क्या दिया गया है 1/2 इंटू 10⁻³ इंटू 0.78 ओम को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्योंकि हमें यहाँ पे क्या क्या दिया गया है 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻1, ऊपर जाएगा हो जाएगा 10, और मोल को ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा मोल इनवर्स, लीटर को ऊपर ले जाएंगे लीटर हो जाएगा। 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा 10⁻³ इंटू 0.78 ओम इनवर्स होता है साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि सेंटीमीटर दिया गया है हमें, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है यहाँ पे हमें सेंटीमीटर दिया गया है, एक सेकंड इसको सही से लिख देते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या है लीटर, तो लीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml, सॉरी 1000 ml, और 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 10 पर मोल को मैं साथ में भी बाद में एक साथ में लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा साथ में ही लिखे रहते हैं क्या ही दिक्कत है 10 पर मोल इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ से हमने इसको लिखा इंटू 0.5 इंटू 0.78 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और साथ में जो यहाँ पे 10⁻³ है तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं 10⁻³, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम सारे जो 10⁻³ यहाँ पे है, यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁴, और फिर हम 10⁻⁴ में से ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं 10⁻³ प्लस में, और 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा।
यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पे सेंटीमीटर की पावर 1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो साथ में क्या आ जाएगा, 10 इंटू 0.5 इंटू 0.78 क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट होती है किसकी, लैम्डा एम की। इसको जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, आपको कैलकुलेटर वहाँ पे होता है, मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.78, यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम साथ में 10 को भी इंक्लूड करते हैं, आ जाएगा 3.9। ठीक है, कितना आया, आ गया 3.9, 3.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे अल्फा की वैल्यू। अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एम की वैल्यू कितनी आ गई, 3.9, दोनों की यूनिट सेम है तो यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, 3.9 क्या हो जाएगा, 3.9 अपॉन 390। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -2 विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0.01। अल्फा की वैल्यू आ गई इतनी। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। अब ऑप्शन सी देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या देगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस एसिड जितना, तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हमने अभी क्या देखा, अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, अल्फा इज इक्वल्स टू आया है 0.01। ठीक, अब हमें यहाँ से निकालना है पीएच सॉल्यूशन का, पीएच और पीके की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या दिया गया है, एच और ये एक वीक एसिड है, तो ये H प्लस A माइनस में डिसोसिएट होगा। हम मानते हैं क्या कि इनिशियली क्या होगा, इनिशियली जब, अच्छा इनिशियली क्या, t बराबर 0 पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, t बराबर 0 पे ये अगर C मोल रहा है तो इनिशियली तो ये 0 रहा होगा, 0 अब बाद में अगर इसमें से C अल्फा निकलेगा, क्योंकि एक मोल निकलने के बाद एक मोल दोनों बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C अल्फा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C अल्फा। तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आई, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी आई, C अल्फा। ठीक है, अब C अल्फा, C की वैल्यू हमें दी गई थी, देख लेते हैं हम लोग क्या C की वैल्यू है। C की वैल्यू हमें 0.1 मोलर दी गई थी। ठीक है, 0.1, तो यहाँ से क्या आया, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.01, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0.001। इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -3। अब अगर pH आपको निकालना है तो आपको पता है pH क्या होता है, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10 टू द पावर -3 विच इज इक्वल्स टू 3। pH कितना आ गया, pH इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 3। ठीक, अब देखते हैं हम वहाँ पे क्या दिया गया है। pH यहाँ पे हमें दिया गया है 3, तो पहला ऑप्शन भी सही हो गया। ठीक है, और pH यहाँ पे क्या दिया गया है 2, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब हमें केवल इसका pK देखना है कि pK कैसे निकलेगा। ठीक है, और pK भी निकाल लेते हैं। अगर pK की बात करें हम, तो सबसे पहले pK का फॉर्मूला आप क्या निकालोगे, pK इज इक्वल, जैसे pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस होता है, pK इक्वल्स हो जाएगा माइनस लॉग Ka। अब Ka की वैल्यू क्या निकालते हैं, Ka को बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो Ka की वैल्यू क्या आ जाएगी, Ka इज इक्वल्स टू आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ha। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो C अल्फा मल्टीप्लाइड बाई C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। यहाँ से जब हम यूज करेंगे तो C से C कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। C की वैल्यू कितनी है, अभी हमने देखी थी 0.1, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.01। यहाँ पे ये इस वैल्यू को हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि 1 में से इतना निकालना वो ऑलमोस्ट हम 1 ही मानेंगे, और इसको यहाँ पे 1 के इक्वल हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई, इसको हम अंदर लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -4 और -1 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, pKa की अगर हम वैल्यू एक सेकेंड, क्या ही है ये, यहाँ पे अगर हम निकालें pKa की वैल्यू तो क्या हो जाएगा -log Ka इज इक्वल्स टू -log 10 टू द पावर -5 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 -5 इधर आएगा, -+5 आ जाएगा। किसकी वैल्यू आई, pKa की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से pKa कितना आ गया, 5। तो अगर अब हम देखते हैं तो pKa कितना आया है, यहाँ पे pKa 5 दिया गया है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही है। तो इस केस में हमें क्या दिया गया है, हमें हमारे 3 ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है कंसंट्रेशन सेल की बात आ गई, बहुत ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कंसंट्रेशन सेल इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लेसिंग आइडेंटिकल कॉपर इलेक्ट्रोड्स इन 2 Cu+2 सॉल्यूशंस इफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द 2 Cu+2 सॉल्यूशन आर इतना और इतना। ठीक है, यहाँ पे दो Cu+2 सॉल्यूशंस के दो क्या बोलते हैं, अगर हम हाफ सेल्स बताएं जिन्हें कनेक्ट किया गया है और हमें निकालना है कि इसका पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे बात करें एनोड की, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे होगा, Cu जाएगा Cu+2 में, +2 इलेक्ट्रॉन में। लेट इसकी हम कंसंट्रेशन क्या मान लेते हैं, C1। ठीक है, अगर हम कैथोड की बात करें, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होगा रिडक्शन, तो यहाँ पे Cu+2 क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट होगा, Cu में कन्वर्ट होगा। लेट इसकी कंसंट्रेशन हम क्या मान लेते हैं, C2। ठीक है, जब दोनों को ऐड हम अगर करते हैं कंप्लीट, तो यहाँ पे क्या होगा, Cu से Cu कैंसिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Cu+2 कंसंट्रेशन ऑफ C2 गिव्स Cu+2 कंसंट्रेशन ऑफ C1। ठीक है, ये हमें मिला यहाँ पे। अगर इसके लिए हम नर्स्ट इक्वेशन लिखें, अगर इसके लिए हम क्या करें, हम नर्स्ट इक्वेशन लिखें, तो E इज इक्वल्स टू क्या होता है, E0 सेल, अच्छा E सेल होता है यहाँ पे, वो आप लिख लीजिएगा, -0.0591 अपॉन n log Q होता है फॉर्मूला। अब क्योंकि कंसंट्रेशन सेल के लिए E0 सेल जो होती है वो 0 होती है, तो यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा E सेल, E सेल इज इक्वल्स टू -0.0591 अपॉन n log। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, मतलब हम अगर देखेंगे तो राइट साइड पे क्या है, C1 है, C1 अपॉन C2। ठीक है, अब पूरी वैल्यूज रखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, तो -0.0, हम 591 को 6 लिख देते हैं, अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, log C1 अपॉन C2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, -0.03 आ जाएगा, log C1 अपॉन C2। एक चीज आपको ध्यान देनी है कि कंसंट्रेशन सेल को वर्क कर, ई सेल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तभी ये सेल जो होगा वो वर्क करेगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डेल्टा G इज इक्वल्स टू क्या होता है, -NF ई सेल। एक सेकेंड, क्या ही हो रहा है, वेट, यहाँ पे होता है NF ई सेल, NF ई सेल। ठीक है, अगर ई सेल पॉजिटिव होगा तभी डेल्टा G जो होगा वो नेगेटिव होगा, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होती है, डेल्टा G होता है हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, तो इसीलिए ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। अब ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि ये जो सेल है वो वर्क कर रही है, तो इसीलिए हमें ई सेल की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव लानी ही होगी, और पॉजिटिव लाने के लिए जो नीचे वाली कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए और ऊपर वाली कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर जो हम कंसंट्रेशन रखेंगे, ऊपर वाली छोटी कंसंट्रेशन रखेंगे जो कि क्या है 0.002 अपॉन, नीचे की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, अपॉन 1। ठीक है, यहाँ पे यही समझने वाली बात यहाँ पे होती है कि आप कौन सी कंसंट्रेशन कहाँ पे रखोगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए, तभी ये रिएक्शन वर्क करेगी, अदरवाइज वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर इसको सॉल्व करेंगे, -0.03 log 0.002, गेट में कैलकुलेटर होता है इसलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 0.002 अगर इसका हम लॉग लेंगे मल्टीप्लाइड बाई
0.03। टोटल सॉल्व करने के बाद आएगा, माइनस तो पहले से है ही हमारे पास, तो माइनस आ जाएगा अंदर -0.0809, -0.0809। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.081 लिख सकते हैं इसको करके, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे जो आपको आंसर आएगा, तो क्या दिया गया है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, 0.08 आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 2 ही डेसिमल प्लेस तक लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें सब मेन कंफ्यूजन होती है ना कि कौन सी कंसंट्रेशन दी गई है। तो आप जब ऐसे एक क्वेश्चन बना के लिखोगे ना, तो बाद में आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्टली आप अगर सोचोगे कि ये C1 होगा, ये C2 होगा, तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आप आराम से एक क्वेश्चन बनाओ और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये मैंने ट्राई किया है कि जितने भी पोर्शन है चैप्टर के वो सारे कवर कर लूँ मैं। ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने ढूंढ के यहाँ पे मैं ले आया हूँ। तो ये हमारा डीबाई-हकल लिमिटिंग लॉ से है, जिसमें हमें क्या क्या दिया गया है, ये देखते हैं। हमें दिया गया है कंसंट्रेशन 0.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर केजी। ठीक है, किसका, CaCl2 का। और हमें जो गामा प्लस माइनस की वैल्यू दी गई है, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट जो दिया गया है, वो दिया गया है 10⁻x, और हमें निकालना है x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, किसके लिए, CaCl2 के लिए दिया गया है। तो इसको हम ब्रेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा, Ca2 प्लस हो जाएगा, प्लस 2Cl माइनस हो जाएगा, एक सेकेंड, 2Cl माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या इसकी कंसंट्रेशन दी गई है, 0.5 इंटू 10⁻⁻4, तो इसकी कंसंट्रेशन भी सेम होगी 0.5 इंटू 10⁻⁻4, पर क्योंकि यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन डबल हो जा रही है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 2 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻4। अगर हम बात करें मीन यानी कि एक्टिविटी डीबाई-हकल लिमिटिंग लॉ में क्या कौन सा हमें इक्वेशन होता है, तो वहाँ पे होता है लॉग गामा प्लस माइनस इज इक्वल्स टू -a मॉड ऑफ ZA/ZB अंडर रूट आई। आई यहाँ पे क्या है, आयनिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालनी होगी आयनिक स्ट्रेंथ। तो आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू समेसन CiZi का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से निकालते हैं, सॉरी 1/2 भी होता है आगे, 1/2। तो 1/2 ब्रैकेट में क्या होगा, पहली कंसंट्रेशन हमने Ca+2 की देखी, तो उसकी क्या होगी, 0.5 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाई इसका चार्ज 2 है, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस दूसरी कंसंट्रेशन हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी 1 इंटू 10⁻⁻4, और इसका चार्ज 1 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर, जो कि कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1/2, 4 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 1 इंटू 10⁻⁻4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 213 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4, ये हो जाएगी आई की वैल्यू। ठीक है, आते हैं हम लोग यहाँ पे। अब हमें क्या दिया गया है, गामा प्लस माइनस की वैल्यू 10⁻x दी गई है। या फिर हम सॉल्व, अच्छा ठीक है, पहले इसको हम आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद देखते हैं। लॉग गामा प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि हमें टेम्परेचर दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे इसकी जो वैल्यू होती है 0.591 होती है, हम इसको 0.5 लेके चलेंगे, 0.5। ठीक है, 0.5। साथ में हम चार्ज देखेंगे, चार्ज कितना है, कैटायन पे 2 है, एनायन पे 1 है। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पे चार्ज भी लिखा जाता है +2 मल्टीप्लाइड -1, लेकिन क्योंकि मॉड होता है तो चार्ज पॉजिटिव में ही आता है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 का स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करते हैं, -0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू अंडर रूट 1.5, इसको जब हम बाहर निकालेंगे 10⁻⁻2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई, ये 1 है, 2 मत मान लेना, अंडर रूट 1.5 इंटू 10⁻⁻2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 1.5 का स्क्वायर रूट तो आता है 1.2247। ठीक है,
इज इक्वल्स टू 1 माइनस साथ में रहेगा, क्या ही हो रहा है ये, ठीक है, माइनस 1.2247 लिख सकते हैं हम, इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। कितनी वैल्यू किसकी आई है, लॉग गामा प्लस माइनस की, यहाँ पर एक, ठीक है, लॉग गामा प्लस माइनस की ये वैल्यू आई। अगर हम यहाँ पे गामा प्लस माइनस की वैल्यू निकालें, चलो इसको पहले आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको सही से करें तो मतलब -2 को भी यहाँ पे अगर हम केवल ना लिख के नॉर्मल के लिए एक वैल्यू लिखें तो 0.01225 आएगा, ठीक है, 2 डेसिमल इधर आ जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग गामा प्लस माइनस, गामा प्लस माइनस की अगर हम वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो 10 की पावर में आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 0.01225। गामा प्लस माइनस की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दी गई है, गामा प्लस माइनस की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है 10 टू द पावर x, ठीक है, 10 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 0.01225। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस 0.01225, ये हो जाएगी यहाँ से x की सॉरी ये हो जाएगी x की वैल्यू। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आई, यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.01225, x की वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको बस स्टेप बाय स्टेप देखना होता है चीज़ों को। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देख रहे हो तो बहुत आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। कोई ऐसा, बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, क्या पूछ रहा है वो पता होना चाहिए, और आप आसानी से मतलब सॉल्व कर लोगे। ये NAT टाइप क्वेश्चन था, गेट में यहाँ पे NAT टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने MSQ, NAT और MCQ तीनों टाइप के क्वेश्चन लाए थे और हमने वहाँ पे इसको देखा, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसके बाद फिर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पे आएंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें दिया गया है A की, B की और C की रिडक्शन पोटेंशियल। तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो C का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद A का है, उसके बाद B का है, ठीक है, ये दिया गया है हमें। रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होता है उसका रिडक्शन सबसे पहले होता है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे पहला क्या दिया गया है हमें, अच्छा एक चीज़ और, हमें बताना है इनकरेक्ट। आप इस चीज़ का तो ज़रूर ध्यान रखना कि पूछ क्या रहा है। कभी कभी इनकरेक्ट पूछता है और हम लोग करेक्ट मार्क करके आ जाते हैं और हमें कुछ नंबर नहीं मिलता। ये भी एक MSQ टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। MSQ और NAT टाइप क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी सही करके आएंगे तो नंबर तो मिलेगा ना, ठीक है। हम देखते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है, C+ इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ कि ये दूसरे का रिडक्शन कराएगा, खुद का ऑक्सीडेशन कराएगा। तो ये तो नहीं है, क्यों, क्योंकि C+ का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब ये सबसे पहले खुद का रिडक्शन कराएगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत अच्छा है। तो ये जो होगा ये तो गलत होगा, मतलब ये जो ऑप्शन है ये गलत है और हमें गलत ही बताना है, ध्यान देना, इनकरेक्ट ही बताना है। तो ये हमारे हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन सही है, ये गलत ऑप्शन है, ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही नहीं है और हमें इनकरेक्ट ही बताना है, इसलिए ये सही है, ठीक है। आगे है A+ कैन रिड्यूस B एंड ऑक्सीडाइज C। अगर आप इसको एक नॉर्मल में लैंग्वेज में समझो कि A और B का अगर हम बनाएंगे, मतलब A+ जो होगा वो B को रिड्यूस करेगा, मतलब A+ अपने इलेक्ट्रॉन देगा और B का रिडक्शन करेगा। आइए A और B में देखते हैं। A की वैल्यू ज़्यादा है B से, तो A तो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। A और B का अगर हम सेल बनाएंगे तो A खुद का रिडक्शन करेगा, B का नहीं करेगा, B ऑक्सीडेशन पे रहेगा, तो A कांट रिड्यूस B, A तो B को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है और हमें गलत ही बतानी है, इसलिए ये भी सही है, ठीक है। आगे अगर हम देखेंगे A+ कैन ऑक्सीडाइज C, तो A+ क्या C को ऑक्सीडाइज कर सकता है, हाँ वेट, A+ क्या ऑक्सीडाइज कर सकता है C को, मतलब A+ C का ऑक्सीडेशन करेगा, नहीं सॉरी, मतलब मैंने पहले हाँ बोल दिया था उसके लिए सॉरी, ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि C की जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा है, तो C का तो रिडक्शन होगा ना, C तो खुद का रिडक्शन करेगा। तो ये A+ जो है वो C को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, बल्कि A+ C को रिड्यूस करेगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहाँ पे दूसरा कंप्लीटली गलत है, तो हमें वो बताना है। तीसरा क्या है, इन एन स्पॉन्टेनियस सेल A+A कैन एक्ट एज कैथोड। अगर हमें A और B में कोई हमें एक सेल बनाए जो कि स्पॉन्टेनियस सेल हो, तो AB में A जो होगा वो कैथोड के जैसे एक्ट करेगा। AB में अगर हम देखेंगे तो A का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा है, तो A हमेशा खुद का रिडक्शन करेगा। तो रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे, तो A+ हमेशा कैथोड पे रहेगा, B+ हमेशा एनोड पे रहेगा, ये सही है।
ये स्टेटमेंट सही है लेकिन हमें बताना इनकरेक्ट है, इसलिए हम इसे मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, ऑल दीज आयंस कैन रिड्यूस H प्लस, क्या सारे आयंस जो हैं H प्लस को रिड्यूस करेंगे? लो, जो H प्लस की जिनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है उनका रिडक्शन H प्लस से ज़्यादा होता है, तो C तो H प्लस से पहले ही रिड्यूस हो जाएगा, तो C तो नहीं करवा पाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, इसीलिए ये ऑप्शन भी सही है। तो हमारा यहाँ पे जो A, B और C ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट पूछ रहा था। अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो सारे जो मेन, अगर आपको पूछा जाए कि कौन कौन स्टेटस जो है जाते टाइम बहुत अच्छे से ध्यान से देख के जाना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या है, ऑर्डर, तो हमें मेनली अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर तो देखना ही पड़ता है, जिसमें मेनली क्या देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस जनरली आ ही जाते हैं। ठीक, अगर दूसरी चीज़ की बात करूँ मैं तो, ओह सॉरी आई वॉज टॉकिंग, मैं काइनेटिक्स पे पहुँच गया, सॉरी। हाँ ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करूँ, सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस, आर, रो, कप्पा, जी, इन सारी चीज़ों की वैल्यू के फॉर्मूले याद होने चाहिए। इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना आना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखना, विद यूनिट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है, कप्पा और जी में हम यूनिट के बेस पे ही, जैसे अगर हम कप्पा की बात मैं करूँ और लैम्डा एम की बात करूँ, एक सेकेंड, अगर लैम्डा एम की बात करूँ तो इसकी जो यूनिट होती है साइमन पर सेंटीमीटर होती है, इसकी होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जनरली हमें यूनिट के बेस पे ही कन्फिगर करना होता है कि किसकी वैल्यू दी गई है। एक चीज़ यहाँ पे ये होता है। दूसरा फिर नर्स्ट इक्वेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्स्ट इक्वेशन और उसके क्या एप्लीकेशंस, नर्स्ट इक्वेशन और उसके एप्लीकेशन तो आने ही आने चाहिए आपको। और अगर उसके बाद देखूँ मैं तो मीन आयनिक एक्टिविटी, हाँ अगर मैं बोलूँ तो एक्टिविटी आप समझ लो, पूरा एक्टिविटी जिसमें हमें मीन आयनिक एक्टिविटी वगैरह सब कुछ देखना होता है। और अगर मैं और भी कुछ चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँ तो जनरली हमसे पूछ लेते हैं ऑक्सीडेशन किसका होगा, जैसे अभी हमने देखा रिडक्शन किसका होगा, और फिर हाँ एक चीज़ एक और आता है, सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। ये भी यहाँ मैं इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट वालों का तो फेवरेट है ये सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। हमें मतलब मैंने जब भी पिछली बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो क्वेश्चन तब भी आए थे इससे, उससे पहले अगर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रिपरेशन भी की थी तब भी ये वहाँ पे था। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम। इन सारी चीज़ों को आप देख लेंगे और आसानी क्वेश्चन आते हैं, आप अगर आराम से करेंगे ना तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, आप पैनिक मत करना वहाँ जाके बस। तो हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारा जो देखना है हमें देखनी है काइनेटिक्स। मैंने ये दोनों चैप्टर्स इसीलिए लिए थे क्योंकि इन दोनों का वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे ना तो ये ऑलमोस्ट 15 to 20 मार्क कैरी करते हैं दोनों चैप्टर्स, अगर मैं देखूंगा गेट में तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि द रेट ऑफ अ गैसियस रिएक्शन इज हार्व्ड व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज डबल्ड, तो ऑर्डर आपको निकालना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या होगा। आपको एक चीज़ पता है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोई ए से प्रोडक्ट बन रहा है तो आपको अगर मैं इससे रेट लिखने को बोलूँ तो रेट आप क्या लिखोगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ए टू द पावर एन, लिख दोगे ना, क्योंकि एन ऑर्डर वहाँ पे होगा। तो अगर मैं इसको बोलूँ तो कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम टू द पावर एन, और रेट को मैं आर से दिखा दे रहा हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे रेट और वॉल्यूम की ही बात हो रही है तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिला, आर इज इक्वल्स टू 1, या आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लेते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी टू द पावर एन। यहाँ से हमें एक रिलेशन ये मिला। ठीक है, अब हमें दो कंडीशन दी गई है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 टू द पावर n। हमें दो कंडीशन क्या क्या दी गई है, अगर हम R1, एक सेकेंड अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं दोबारा कर देता हूँ। ठीक है, हमें इनिशियली क्या दिया गया है कि कोई एक रिएक्शन थी जिसमें ये मान लेते हैं हम, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये R1 है और ये हमारा V1 है। दोबारा कह दिया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो हाफ हो जाती है, क्या हो जाएगा, इनिशियल का हाफ, तो मतलब R1/2 हो जाएगा। अगर हम इसको माने R2 इज इक्वल टू R1/2 हो जा रहा है, कब, जब V2 वॉल्यूम कितना हो रहा है, वॉल्यूम डबल हो जा रहा है, 2V1 जब हो रहा है। ठीक है, तो R1 और R2 हम यहाँ पे देखते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या, R1, एक सेकेंड, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें दी गई हैं। ठीक,
अगर हम यहाँ पे देखें कि कैसे निकालना है, R1 और R2 दो कंसीडर हम करें, दो अगर हम दो रेट कंसीडर करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V2 अपॉन V1 टू द पावर n। ठीक है, R1 की वैल्यू हम वैसे ही मान लेते हैं, R2 क्या दिया गया है, क्या हो जाएगा जब R1 बाई 2 हो जा रहा है, V2 की वैल्यू क्या है 2 V1 और साथ में V1 दिया ही गया है n। V1 से क्या हो जाएगा, V1 कैंसिल हो जाएगा, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा कि n इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है और n यहाँ पे क्या था, तो इस रिएक्शन की जो ऑर्डर होगी वो क्या हो जाएगी 1, इसीलिए जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, यहाँ पे दिया गया है अ सब्सटेंस अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन एज, ये दिया गया है, ये एक पैरेलल रिएक्शन है जहाँ पर आपको K1 K2 की वैल्यू दी गई है, आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। ठीक है, क्या क्या दिया गया है। अच्छा, हम जनरली क्या पढ़ते हैं ना, अगर हमें कंसंट्रेशन निकालना होता है तो हम जनरली क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन ऑफ सी को डिवाइड करके K1 अपॉन K2 कर देते हैं, पर यहाँ से ये इससे ये सॉल्व नहीं होने वाला है। इसके लिए एक अलग फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। अगर मैं बताऊं तो क्या पूछ रहा है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी, तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, इस पे जो रेट कांस्टेंट है तो K1 है अपॉन दोनों की रेट कांस्टेंट का सम। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे K1 की वैल्यू क्या दी गई है 1.26 इंटू 10 टू द पावर -4 सेकेंड इनवर्स अपॉन 1.26 इंटू 10 टू द पावर -4 सेकेंड इनवर्स प्लस 3.8 इंटू 10 टू द पावर -5 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1.26 इंटू 10 टू द पावर -4 सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, मैं हटा दे रहा हूँ इसको, अपॉन इसको अगर हम देखेंगे तो 1.26 इन प्लस 0.38, हम क्या कर रहे हैं, हम कॉमन ले रहे हैं 10 टू द पावर -4 को, 10 टू द पावर -4 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ये एक डेसिमल पहले आ जाएगा, 10 टू द पावर -4 से 10 टू द पावर -4 कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ जाएगा 1.26 अपॉन हाँ 1.64, और क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है साथ में, इसीलिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं हम, वो मैं भूल गया था सॉरी, हाँ तो साथ में 100 से मल्टीप्लाई भी करना होता है तभी तो परसेंटेज आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको जो अगर हम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर वहाँ पे होता ही है, 1.26 डिवाइडेड बाई 1.64 मल्टीप्लाइड बाई 100, 76.8 क्या आ रहा है 76.829 आ रहा है, जिसको हम 3 लिख देंगे। यहीं से हमारा आंसर देख रहे हैं हम, क्या हो जा रहा है डी हो जा रहा है। एक दूसरा तरीका निकालने होता है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी आ गया ना, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी, अगर आपको मतलब सी का निकालना है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 100 में से इतना माइनस कर दो सी का आ जाएगा, या फिर दूसरे तरीके से अगर आपको निकालना हो तो सेम फॉर्मूला होता है, बस क्या हो जाएगा ऊपर सी का रेट कांस्टेंट रख देगा, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K2 अपॉन K1 प्लस K2, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 23.17, सेम फॉर्मूला लगा के आप यहाँ से निकालोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आया ही है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी। बेस्ट है कि आप माइनस कर लो 100 में से, पर ठीक है अगर आपको सिर्फ एक चीज़ पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करके आप निकालोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अमोनिया डिकम्पोजेज है इतना 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 इतना। ठीक है, चलो सबसे पहले जो हमें दिया गया, जो हमें रेट दी गई है, जो हमें इक्वेशन दिया गया सॉरी, 2NH3 इज इक्वल्स टू N2 प्लस 3H2। ठीक है, यहाँ से हम टोटल इसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है वो लिखते हैं, क्या हो जाएगा -1/2 डी NH3 अपॉन dt इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट का आ जाएगा DN2
अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1/3 डी ऑफ H2 अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के कंसंट्रेशन ऑफ NH3 जो हमें नॉर्मल लिखना होता है का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको अगर तीनों अलग अलग लिखें, जैसे मैं अगर तीनों अलग अलग यहाँ पे कर दूँ तो -1/2 DNH3 अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू क्या है, के NH3 का स्क्वायर, फिर साथ में क्या हो जाएगा DN2, दूसरा वाला अगर हम कर रहे हैं DN2 अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के NH3 का होल स्क्वायर। तीनों को अलग अलग लिख रहे हैं हम लोग, और साथ में क्या हो जाएगा 1/3 डी ऑफ H2 अपॉन डी टी, साथ में क्या हो जाएगा के NH3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हमें DNH3 माइनस DNH3 बाई डी टी की वैल्यू दी गई है। 2 को हम इधर करते हैं, इसको अगर हम ठीक है चलो यहाँ पे करते हैं, इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे माइनस DNH3 बाई डी टी की वैल्यू क्या दी गई है, K1NH3 इज इक्वल्स टू, ये 2 उधर आ जाएगा, हो जाएगा 2KNH3 का स्क्वायर। ठीक है, NH3 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर बचेगा सिर्फ, एक सेकेंड, यहाँ पे केवल बचेगा NH3। ठीक है, सीधा हट जाएगा वहाँ पे। अगर हम नेक्स्ट वाले को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा K2NH3 इज इक्वल्स टू KNH3 का होल स्क्वायर। यहाँ से भी इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से और साथ में इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पे इसको सही से लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया K1 इज इक्वल्स टू ये आया, K2 इज इक्वल्स टू ये आया। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो K3 इंटू NH3, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू केवल रख रहे हैं, हम केवल इसकी वैल्यू रख रहे हैं, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3K साथ में NH3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से भी क्या होगा कि ये और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ से ये हट गया, यहाँ से स्क्वायर हट गया, तो K3 की वैल्यू कितनी आ गई, K3 की वैल्यू ये आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें करना है, हमें क्या निकालना है, K1 रेशियो बिटवीन K1 K2 एंड K3, K1 रेशियो K2 रेशियो K3 इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे जगह नहीं है ना, ये प्रॉब्लम है, यहीं पे करते हैं थोड़ा किनारे से। अगर हम निकालें K1 रेशियो K2 रेशियो K3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, K1 की वैल्यू कितनी है 2KNH3 रेशियो KNH3 रेशियो 3KNH3। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो KNH3 इसमें भी है, KNH3 यहाँ पे भी है, KNH3 यहाँ पे भी है, हट जाएगा, क्या रेशियो आ जाएगा 2:1:3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन तो मतलब लास्ट टाइम पे भी आया था, नेट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था, बहुत मतलब जब से हम ऐसे कॉम्प्लिकेट करने लगे क्वेश्चंस को, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, पर वहाँ पे ना पैनिक कर जाते हैं हम लोग, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2 आपको दिया गया है और आपको E और E के बीच में रिलेशन निकालना है। हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है K इज इक्वल्स टू A e टू द पावर माइनस EA/RT। हम इसमें लॉग इसका लॉन लेते हैं, ln इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ln A, साथ में जब हम इसका लॉन लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस EA/RT। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या दिया गया है हमें दिया गया है K इज इक्वल्स टू AT टू द पावर M e टू द पावर माइनस E/RT। अगर हम इसका लॉन लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉन इज इक्वल्स टू ln A, इसका जब लेंगे तो प्लस M ln, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है रुको मैं इसको सही से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर हम लॉन ले रहे हैं ln K इज इक्वल्स टू ln A t टू द पावर M e टू द पावर माइनस E/RT। जब इसको हम क्या करेंगे, इसको ओपन करके अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ln K इज इक्वल्स टू ln A
प्लस ln t टू द पावर m प्लस ln e टू द पावर माइनस e बाई आर टी। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln a प्लस m ln t माइनस e बाई आर टी। ठीक है, किसके इक्वल है ये, ln k के। इसको हमने क्या मान लिया, सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देते हैं, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ln a माइनस ई ए बाई आर टी इज इक्वल्स टू ln a प्लस m ln t माइनस e बाई आर टी। ln a से ln a कैंसिल हो जाएगा तो इसको हटा दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब हमें देख रहे हो हमारे ऑप्शन में कहीं पे भी जो है ln t नहीं है, केवल t के फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसमें इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड को। तो डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, माइनस बाहर कर देते हैं, माइनस ई ए बाई आर तो कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, डी बाई डी टी ऑफ 1 बाई टी इज इक्वल्स टू, प्लस भी हटा देते हैं यहाँ से, प्लस एम डी बाई डी टी ऑफ लॉन टी माइनस ई बाई आर बाहर कर देंगे, क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ 1 बाई टी। ठीक है, 1 बाई टी का जो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस 1 इंटू टी टू द पावर माइनस 2 क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। इतना आता है इसका जो होगा, अगर हम इसके डिफ्रेंशिएशन की बात करेंगे तो इतना होगा। ठीक है, इतना आता है इसका डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस पहले से ही है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कहाँ गया, हाँ, ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर, माइनस आएगा, माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एम लॉन टी का हो जाता है 1 अपॉन टी एम बाई टी माइनस ई अपॉन, माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे फिर से माइनस आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस ई अपॉन आर टी स्क्वायर, यहाँ पे भी हो जाएगा। आर टी स्क्वायर को दोनों साइड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये आर टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ई ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, आर टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टी से एक टी कैंसिल होगा, साथ में क्या रहेगा, एम आर टी प्लस यहाँ पे भी पूरा आर टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिलेगा ई ए इज इक्वल्स टू एम आर टी प्लस ई। और यहाँ पे ये होता है हमारा ये हमें मिलेगा कौन सा है, ई इक्वल्स टू ई अपॉन एम आर टी, ऑप्शन ए है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर, ये मेरे ख्याल से लास्ट ईयर ही आया था। ठीक है, आपको दिया गया है ये एक कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन है जिसमें आपको इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ पी दिया गया है, क्या है यहाँ पे, पी K1 क्या बन रहा है Q, फिर K2 क्या बन रहा है R। आपको K1 और K2 की वैल्यू दी, इनिशियली कितना था, इनिशियली ये 1 मोलर था तो ये 0 0 रहा होगा। और क्या बता रहे हैं कि एक फिक्स टाइम के बाद इसकी कंसंट्रेशन कितनी बची है, 0.5966 और 0.0355, ये कंसंट्रेशन इसकी बची है एक टाइम के बाद, वो टाइम हमें बताना है। तो ये जो कंसंट्रेशन दोनों निकली हैं वो 1 में से ही तो निकली होंगी। तो P की कंसंट्रेशन अगर हम टाइम, ये T बराबर 0 पे था, ये T बराबर T पे है। ठीक है, तो एट टाइम T, इसको लिखो एट T। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसकी कंसंट्रेशन अगर मान लो X हम मान लेते हैं, तो X की कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके, इसको और इसको अगर हम ऐड करके इसमें से अगर हम माइनस कर दें तो इसकी कंसंट्रेशन निकल जाएगा। तो x की कंसंट्रेशन अगर हम मान लो हमें निकालनी है तो x की कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.5, इसको बड़ा ब्रैकेट, एक सेकेंड। ठीक है, x की कंसंट्रेशन निकालने के लिए 1 माइनस 0.5966 प्लस 0.0355, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.59 प्लस 0.0355, ठीक है, आ जाएगा 0.3679। एक सेकेंड, x इक्वल्स टू होगा यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 0.3679, ये हो गई x की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसको हटा दें हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.3679, ठीक है, 0.3679, ठीक, ये हो गई इसकी कंसंट्रेशन। अब हम अगर यहाँ पे देखें क्या दिया गया है,
हमें जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है यहाँ पे ये और ये, इसकी यूनिट सेकंड इनवर्स है, और हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर की ही यूनिट जो होती है वो टाइम इनवर्स होती है। तो यहाँ से हमें पता चला ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ से हमें ये पता चला। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें क्या पता है, हमें इनिशियल कंसंट्रेशन पता है, हमें कंसंट्रेशन ऑफ टाइम टी पता है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम टी निकाल सकते हैं आसानी से। क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन इनिशियल के की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻3। हम k1 की वैल्यू रखेंगे। आप दो तरीके से इसको निकाल सकते हो। अब मैं अभी क्या कंसिडर कर रहा हूँ, P से Q तक जाने के लिए, तो इनिशियल कंसिडरेशन 1m ले रहा हूँ मैं, और 1 मोलर, और लास्ट वाली ये ले रहा हूँ टाइम टी पे। अगर आप Q से R तक जाने कंसिडर करोगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन आप 0 लोगे और फाइनल कंसंट्रेशन यहाँ पे ये लोगे, फिर भी आप निकाल सकते हो, तब K2 की वैल्यू यूज होगी। अभी मैं यहाँ पे K1 की वैल्यू यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे सेकंड इनवर्स है, सेकंड ऊपर जाके सेकंड आएगा, तो टाइम की जो वैल्यू आएगी वो सेकंड में आएगी, ठीक है। साथ में फिर हमें क्या करना है, इनटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन थी 1/0.3679। इसको सॉल्व करते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 0.3679 और इसका लॉग मल्टीप्लाइड बाई 2.303, ये आएगी वैल्यू। साथ में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी 1/10⁻³ सेकेंड्स। तो यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 1000 सेकेंड, ये होगी t की वैल्यू। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1000, 1000 सेकेंड इसका आंसर होगा। इस तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह अच्छा हाँ, इसमें इसका जो पूरा दोनों बाकी दो ऑप्शन नहीं है, मैं वो बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन क्या था, यहाँ पे इक्वल टू वन, या चौथा क्या था, कांट बी प्रेडिक्टेड, मतलब इनसफिशिएंट डाटा, आप समझ सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना आसान है, बस आप ना, क्योंकि हमें ऐसे ग्राफ बना के दे देगा, हमें ऐसे क्वेश्चंस मतलब इक्वेशन दे देगा, फिजिकल में ऑर्गेनिक कर देगा, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, हम देखते हैं आपको क्या यहाँ पे जो दिया गया है। ये हीटिंग कंडीशन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, क्या हो रहा है ये हम अगर देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि E1 है कि E2 है, क्योंकि हमें पता है। अच्छा पहले इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है ये देख लो। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो यहाँ पे H है, अगर इसको हम D से रिप्लेस कर दें, H को D से रिप्लेस कर दें, तो जब H होगा अगर तब का रेट कांस्टेंट क्या है, KH है, और D से रिप्लेस करने के बाद उसका रेट कांस्टेंट KD है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। अगर H है तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, अगर D है तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपको एक चीज ध्यान देना है कि ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन दी गई है, ये एक अगर देखते हैं हम लोग ऊपर आके यहाँ पे, केवल E2 रिएक्शन में क्या होता है कि पहले H आराम से जाएगा, उसके बाद में फिर Cl निकलेगा। नहीं, E1 E2 दोनों एक साथ, तीनों एक साथ दिखते हैं। E1 में क्या होता है, पहले लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, उसके बाद फिर बाद में H निकलेगा। यहाँ पे क्या होता है, लीविंग ग्रुप एंड H दोनों एक साथ निकलता है, साइमल्टेनियसली निकलता है, ठीक है। और अगर E1 CB की बात करेंगे तो यहाँ पे पहले कॉन्जुगेट बेस बनता है, उसके बाद निकलता है, ठीक है। E1 CB का यहाँ पे काम नहीं है। तो H कहाँ पे यूज हो रहा है, केवल E2 एलिमिनेशन में H आएगा। मतलब जब अगर E2 एलिमिनेशन ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर H को D से रिप्लेस करने के बाद तभी यहाँ के रेट कांस्टेंट में कोई फर्क पड़ेगा, अगर ये कैसी होगी, E2 रिएक्शन होगी। लेकिन हम अगर यहाँ देखें तो अगर हम यहाँ से Cl को निकालते हैं तो यहाँ पे एक कैसा कार्बोकेटायन बन रहा है, टर्शियरी कार्बोकेटायन बन रहा है। और आपको पता है कि टर्शियरी कार्बोकेटायन पे कभी भी E2 रिएक्शन नहीं होती, यहाँ पर हमेशा E1 रिएक्शन होगी। और हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर रहे हैं, ये एक E1 एलिमिनेशन है, और जिसकी वजह से
एच को चेंज करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, रेट कांस्टेंट में जहाँ पे जिस स्टेप में रेट डिटरमाइन होगा वहाँ पे तो एच इंक्लूड ही नहीं हो रहा है। इवन में क्या होता है, इवन में अगर हम बात करें तो केवल सबस्ट्रेट, हम क्या बोल रहे हैं कि जब इवन की रेट डिटरमाइन होती है तो एच तो पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, और ये एक इवन रिएक्शन है। ये एक कैसा रिएक्शन है, E2 अगर दिख रहा हो तो ये एक इवन रिएक्शन है। इवन रिएक्शन में H पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, तो यहाँ पर जो KH और KD की वैल्यू होगी वो दोनों सेम रहेगी। अगर इसका X आ रहा है तो इसका भी X आ रहा है, तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो इक्वल टू 1, ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, क्योंकि H पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है तो कहाँ चेंज आएगा, आप समझ रहे हो ना। इवन यहाँ पे पहले Cl निकल जाएगा, इवन में यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो बहुत आसानी से यहाँ पर चाहे H हो, D हो या कुछ और हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आएगी। तो इसका जो KH अपॉन KD होगा वो 1 आएगा, इक्वल टू 1। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, हाँ नहीं एक क्वेश्चन और है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। यहाँ पे आपको बस समझने की ज़रूरत है, बाकी बहुत आसान है क्वेश्चन। आप अगर इसमें डर गए होते तो कुछ नहीं था, इक्वल टू 1 करके चले आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है एब्जॉर्बेंस वगैरह का, और ये एक MSQ क्वेश्चन है। बेस्ट पार्ट है कि इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा था कि ये एक MSQ क्वेश्चन है, MSQ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। चलो, आपको पता है कि अगर हम T1 से S0 तक आते हैं, मतलब ट्रिपलेट स्टेट से अगर हम आते हैं, एक सेकेंड, अगर हम ट्रिपलेट स्टेट से आएंगे, ट्रिपलेट टू सिंगलेट आते हैं, तो ये कैसी प्रोसेस होती है, ये होती है फॉस्फोरेसेंस। ये होता है फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हमें बताना क्या है, करेक्ट ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, अच्छा, इट इज़ फास्टर। अगर हम रेट की बात करें तो सबसे स्लो जो होती है, स्पीड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो स्पीड होती है सबसे स्लो होता है फॉस्फोरेसेंस, फिर होता है फ्लोरेसेंस, फिर होता है इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, और फिर होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये होती है इसकी स्पीड का ऑर्डर। और इसका अगर हम बोलें रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, अगर हम रिलैक्सेशन टाइम की बात करें तो इसका सेम अपोजिट होगा। रिलैक्सेशन, अगर रिलैक्सेशन टाइम की बात करें, रिलैक्सेशन टाइम की बात करें, तो क्योंकि जिसकी स्पीड इतनी स्लो उसका रिलैक्सेशन टाइम उतना ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, फॉस्फोरेसेंस, फिर फ्लोरेसेंस, फिर इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, और फिर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इट इज़ फास्टर देन इंटरनल कन्वर्जन। तो फास्टर, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा है क्या कि ये जो फॉस्फोरेसेंस है ये एक फॉस्फोरेसेंस प्रोसेस है, तो क्या इंटरनल कन्वर्जन से ये फास्ट होती है, तो नहीं, ये तो सबसे स्लो प्रोसेस है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। दिस ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड, तो आपको पता है क्योंकि ट्रिपलेट से सिंगलेट आ रहा है तो ट्रांजिशन तो अलाउड नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, तभी तो स्लो होती है ना ये प्रोसेस। ठीक है, द रिलैक्सेशन टाइम फॉर दिस प्रोसेस इज हायर देन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, कि इसका रिलैक्सेशन टाइम एब्जॉर्प्शन से भी ज़्यादा है। तो हाँ, क्योंकि इसकी स्पीड सबसे स्लो होती है, इसलिए जो फॉस्फोरेसेंस का रिलैक्सेशन टाइम होता है सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे जो होगा ये भी ऑप्शन सही होगा। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, ऊपर के दोनों ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे बस इतने ही क्वेश्चन मैं लेके आया था। और काइनेटिक्स भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर यहाँ पे आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो ऑर्डर है ही, फर्स्ट ऑर्डर मेनली। उसके बाद जो 3 रिएक्शंस होती हैं, एक होता है अपोजिंग, जिसको हम लोग साथ में ही बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल। फिर होता है, कहाँ गया, पैरेलल, और फिर होता है कॉन्जिक्यूटिव। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे इंक्लूडिंग यहाँ पे भी लिख लो, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे उसके क्वेश्चन मैं नहीं ले आया, एक होता है माइकलिस मेंटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है पर होता है। और साथ में फिर यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी और कोलिजन थ्योरी। लास्ट में अगर हम देखेंगे तो जो ये एब्जॉर्प्शन वाला होता है ये भी हाँ, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिटेंस, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिटेंस, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इतने टॉपिक जो मेनली यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादातर देखे जाते हैं, तो ये अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज वाले इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको
आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ये लेक्चर। आगे भी ऐसे लेक्चर्स आएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अभी फिर हम लोग इसके बाद ग्रुप थियरी और फिर फेज, सॉलिड स्टेट और सरफेस और पॉलीमर, इसका एक लेक्चर आएगा, सरफेस पॉलीमर। फिर लास्ट में हम देखेंगे क्या, थर्मोडाइनमिक्स, क्वांटम और फिजिकल स्पेक्ट्रा। 3 लेक्चर में हम पूरी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं या जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम कवर करेंगे। फिर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जैसे आगे आता रहेगा लेक्चर। तो आप अगर आपको आगे भी देखना होगा तो आप ज़रूर देखिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, आपको लेक्चर्स जब अपलोड होंगे तो पता चल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।